Okay, as usual, very good morning and let's start the proceedings of the day. ठीक है, तो हम लोग EMI कर रहे थे चैप्टर, उसमें हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें अभी कंसेप्ट डेवलप किया है, RLDC सर्किट के ऊपर भी किया है, इंडक्टेंस, सेल्फ, म्यूचुअल, प्लस सिचुएशंस अलग अलग. आज हम लोग इनफैक्ट वापस उसमें जाएंगे एंड दैट इज मोशनल EMF और उसके ऊपर कुछ कंसिक्वेंसेस डिस्कस करेंगे. अभी तक हम लोगों ने मोशनल EMF उस सर्किट्स में किए थे या उन सर्किट्स में किए थे जहां पे या तो कैपेसिटर था, सॉरी, जहां पे या तो रेजिस्टर था या तो रेजिस्टेंस प्लस सम काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट, रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन वगैरह. आज हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो इंस्टेड ऑफ रेजिस्टर, लेट्स से अगर कैपेसिटर है तो उसका क्या कंसीक्वेंस है वो देखते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. अगेन सपोज आई से दैट दिस इज अ इंक्लाइंड प्लेन थीटा, ठीक है, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक कैपेसिटर रखा है. So this is an incline and capacitor has been kept और थीटा ये है, एक रॉड है. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ध्यान रखो. और हमने एक रॉड ऐसे रखा, ये रॉड नीचे स्लाइड कर रहा है. So this rod is actually sliding down. So this rod is sliding down. The question is, describe motion. But before you do this particular question, let me ask another question. ठीक है ना, let me ask another question, that is, suppose ऐसे ये XY plane है, ठीक है, और ये रॉड है, रॉड थीटा एंगल पे, ठीक है, और रॉड का जो रॉड घूम नहीं रहा है. So the rod is not rotating. It's not rotating, mind you. It's moving only linearly, but in a particular way, and I'm going to describe that. And suppose the velocity of the center of the rod is suppose like this, V at an angle of theta. Magnetic field this time is like this. Now, before we go into discussion of this, I would rather like to address this first. इसका length L है. ये rod जो है, ये जो rod है, इसके जो सेंटर है वो V वेलोसिटी से जा रहा है और at an angle of, sorry, theta नहीं, phi. और but it is not rotating, so like the rod is moving like this, parallel to itself. ठीक है, the rod is moving parallel to itself. ठीक है, चलो go ahead. ठीक है, Ariyanta has given the right comment. I just wanted the final answer हमें. So give a shape to the final answer. That's it. ठीक है, what you are saying as a comment, Ariyant, is right. But what will the final answer after the outcome of that thing? Now, why this is important is because ये जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसका जो यूज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे है, क्योंकि इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन नहीं है. बस ये ध्यान रखना. चलो, go ahead. This rod has of course length L and mass M. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
Yes. Aryan has asked कि velocity parallel to itself का मतलब क्या हुआ? ना देखो, velocity parallel to itself does not mean perpendicular to length. अब जैसे मान लो ये रॉड ऐसे है और रॉड ऐसे चल रहा है पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी सो दैट रॉड अगर अभी ऐसे है तो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है ना? दिस इज व्हाट द वे द रॉड इज मूविंग. इट इज मेंटेनिंग दैट पैरेलल टू इटसेल्फ थिंग, बट दैट डज नॉट मीन दैट इट इज मूविंग परपेंडिकुलर. इट इज मूविंग लाइक दिस, but it is maintaining that parallelity. वो चीज, that is what is the meaning of this particular sentence. Okay, सक्षम is given कि BVL तो होगा, लेकिन B और V तो अब BH परपेंडिकुलर ही है, बट इससे ना आंसर क्लियर नहीं हो पा रहे. This is not making the answer very clear. Can we have a little bit more clarity? चलो ठीक है, let me finally put the question a bit like this, that yes, you are right, only that component of the velocity which is perpendicular to the rod will actually help in finding out the or getting the EMF. उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, there is no problem with that, that is fine. अब सवाल है कि वो होगा कितना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एंगल है ना, ये हो गया थीटा प्लस फाइव, तो उसके एक कंपोनेंट तो अलोंग द वेलोसिटी रॉड हो गया, तो अलोंग द रॉड कौन सा कंपोनेंट है, v cos थीटा प्लस फाइव, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द रॉड, दैट इज v sin थीटा प्लस फाइव. यानी आंसर तो BVL ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इज BVL ओनली. बट व्हाट B, व्हाट V एंड व्हाट L, तो B तो B है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है. V कौन सा हो जाएगा, V हो जाएगा ये वाला, ये वाला, ठीक है ना? तो देयरफॉर EMF विल बी B V sin थीटा प्लस फाइव into L. In this particular question B, yani only that component which is perpendicular to the length of the rod. Aryan says कि phi और theta एक जैसे लग रहा है, वो एक्चुअली एक जैसे तो मतलब क्या बताऊं, चलो ऐसे कर दिया, ठीक है ना? That's it. अब इसके ऊपर और एक चीज भी है, हो सकता है कि कल को मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वॉल्व हो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ एंगल वैंगल पे आ जाए, तो उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. वी आर गोइंग टू ओनली टेक दैट कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज अगेन व्हाट ना, परपेंडिकुलर टू द रॉड. दैट इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू टेक, ठीक है ना? जस्ट हैव अ लुक. चलो, सो दैट वाज द केस. अभी नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस. इसमें क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन पे एक L लेंथ का रॉड को हमने रखा है, उस इंक्लाइन प्लेन का एंगल दे रखा है थीटा, और रॉड का लेंथ और मास दे रखा है M और L. दैट इज व्हाट द यूजुअल केसेस. एक कैपेसिटर हमने यहाँ पे रखा और रॉड को छोड़ दिया ऐसे. तो क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द रॉड, मतलब जैसे फाइंड आउट द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t, इसी तरीके कुछ. तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यही पैरामीटर्स होता है कि बताओ कितना वेलोसिटी होगा, कितना एक्सेलरेशन होगा, है ना, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा आफ्टर टाइम t. और अगर वो कुछ वेरिएबल टाइप का होता है जो कि कांस्टेंट नहीं है, तो इन दैट केस इंटीग्रेशन करके आंसर आएंगे, और अगर कांस्टेंट आता है तब तो खैर क्वेश्चन आसान होता है ना? चलो गो अहेड, फाइंड आउट.
तो अब देखो इसके वजह से ईएमएफ जनरेट होगा, तो ईएमएफ कितना होगा ना मुझे नहीं पता, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि किसी वक्त मान लो इसका वेलोसिटी v है, तो इसका जो ईएमएफ बनेगा वो बनेगा b cos थीटा इंटू v इंटू एल, ये हो गया ईएमएफ। ईएमएफ की वजह से कैपेसिटेंस में चार्ज जाएगा q c इंटू ई, यानी c b v l इंटू cos थीटा, इस वजह से करंट भी आएगा i, i क्या होगा dq dt, तो c b l cos थीटा ऐसा तो कांस्टेंट है, मेरी dv dt आएगा, that is equal to c b l cos theta into dv dt, that is equal to c b l cos theta into a, where a is the acceleration। अब एक काम करो, इसके नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन की इक्वेशन लिखते हैं, क्या आ जाएगा ना, इसका एक फोर्स तो mg sin थीटा है ना, एक BIL भी होगा, और एक्सीलरेशन क्या है ना a है, तो मैं लिखूंगा therefore नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और वो नेट फोर्स क्या होगा ना, हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स कुछ भी कर लो, मैग्नेटिक फोर्स कॉज को, कॉज क्या है ना, रॉड का नीचे आना इज अ कॉज, तो मैग्नेटिक फोर्स उसको अपोज करेंगे, so that's what Lenz's law says। तो BIL ऊपर की तरफ हो जाएगा Q1, तो B कौन सा, लेकिन फिर वही B cos, B देखो मैंने IL भी लिखा है एज अ फॉर्मूला, बट इस केस में वो नहीं होगा, इस केस में B cos थीटा हो जाएगा, तो चलो B cos थीटा, तो B I is this C B L cos theta into A, तो ये हो गया BIL, ये ऊपर की तरफ है, ये माइनस में आ गया, प्लस mg sin थीटा, है ना, ये अब इसको हम कैसे करें ना, a को इधर लेके आता हूं, यानी ये हो गया इक्वल टू mg sin थीटा बाय m प्लस c b स्क्वायर l स्क्वायर यानी a कितना आ गया, अब देखो इंटरेस्टिंगली क्या आ गया ना, a एक कांस्टेंट आ गया, ये देखो दिस इज अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन, बस अब तो डिस्क्राइबिंग द मोशन था, तो डिस्क्राइबिंग द मोशन बड़े आराम से हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो v इक्वल टू u प्लस at और s इक्वल टू u प्लस हाफ at स्क्वायर, तो अगर मुझे ग्राफ भी बनाना होगा तो आई कैन इजीली मेक इट, v वर्सेस t ऐसे हो गया और a वर्सेस t ऐसे, ठीक है, देखो तो खैर v को मैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी में दे सकता हूं, तो मे बी इट विल स्टार्ट लाइक दिस, अगर नहीं दोगे तो ये भी हो सकता है, तो इन दोनों में से कोई होगा, है ना, तो अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दोगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये सब कुछ खत्म है, यानी क्या होगा, एक्सेलरेशन कुछ आएगा और फिर उस हिसाब से बढ़ता जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है ना। सेक्शन में लास्ट की BIL प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं आएगा, नहीं, अब क्यों नहीं आएगा, देखो ना, करंट या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, तो ये हो गया I L क्रॉस B, तो करंट अगर इधर होता है तो I L क्रॉस B ऐसे हो गया, और करंट अगर इधर होगा तो I L क्रॉस B ऐसे होता है, इट अलोंग द प्लेन होगा, ठीक है ना, सेक्शन अलोंग द प्लेन ही आएगा। सो मैं आस्क्ड हाउ टू डिस्क्राइब द मोशन, तो मोशन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और स्ट्रेट लाइन तो खैर होना ही था,
but it will be a constant accelerated motion. देखो acceleration में कोई time varying quantity आए, that's why I've written constant acceleration. और displacement I think that would more or less describe the situation कि इसमें क्या क्या possibilities exist करता है, ठीक है ना? एक बार देख लो अच्छे से. Okay, now let's move on. Okay, next question is that suppose this is a horizontal ground. अब horizontal ground पे है, कोई ऐसे दिक्कत नहीं, और ये कैसे करके रखा हुआ है. So last time it was the motion with capacitor. अब हम इंडक्टर ले, रेजिस्टर के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, कैपेसिटेंस भी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया, अब हम इंडक्टर के साथ डिस्कस करना चाहते हैं. लेट्स से ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, यानी दिस लाइक ऑन द टेबल टॉप. ये सिचुएशन, इसी का टॉप व्यू दिखा रहा हूं, ऊपर से देख रहा हूं, तो द टॉप व्यू इज दिस. ये इंडक्टर है, ये लेंथ एल है, मास एम. तो मैंने क्या किया, इस पार्टिकल को, और मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैंने क्या कर दिया, इस रॉड को, नॉट पार्टिकल सॉरी रॉड, इस रॉड को मैंने क्या किया, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी v naught. Question is the same, and that is describe motion of the rod. Describe the motion of the rod. चलो go ahead. देखो इस बार हम पता क्या करेंगे, okay, Ansh has given a totally different answer, that v square is equal to v naught square plus s square into b square l square by 2 ml. S is equal to displacement. चलो ठीक है, let me do it like this. Let's say after some time इसका मान लो velocity v हो, थोड़ी देर बाद मान लो velocity v हो चुका है, तो इसका तो ये में bvl होगा, है ना? इसका ये में bvl हो जाएगा. इस वाले, और इसका क्या होगा, L di dt, क्योंकि करंट भी कुछ कुछ होगा, तो लाइक L di dt, है ना? यार v को मैं आराम से लिख सकता हूं एज v into v is like dx by dt into L, ठीक है? यानी L di is equal to v into L into dx, यानी बेसिकली Li is equal to v Lx. मैं अगर दोनों को इंटीग्रेट करता हूं तो इसका भी x 0 से स्टार्ट होगा x तक, और करंट भी 0 से लेकर i तक, तो देयरफॉर Li is equal to v into L into x. ये आ गया. अब देखो इसके ऊपर फोर्स क्या आएगा, है ना? m into एक्सेलरेशन.
अब एक्सेलेरेशन कैसे करेंगे? मतलब बेसिकली क्या फोर्स आ जाएगा इसको BIL, है ना, एंड दैट विल बी इक्वल टू M into acceleration. Acceleration is T2x by dt. और I क्या है? BLX by capital L. और हमें पता है कि ये फोर्स हमेशा ऑपोजिंग होगा, तो अगर हमारा इधर वेलोसिटी होगा तो ऑपोजिंग होगा, यानी मैं चाहूँ तो अपने आप एक माइनस डाल सकता हूँ, F is equal to minus of this, minus this. Now F is what, like force equal to BIL and that is equal to minus of this. So BI, I के जगह लिखूंगा BLX by L, तो into BLX by L into small l is equal to minus of M into. So if I continue this equation format, what am I getting? I am getting d2x dt2 is equal to b square l square by ml. If I now compare this equation, isn't it SHM equation? Isn't this a SHM equation? Where omega is equal to under root of 0 to 2 pi by t is equal to under root of, यानी time period is 2 pi under root of ऐसे भी लिख सकते हैं. ये इसका टाइम पीरियड आ गया. बट इस क्योंकि एसएचएम तो आ ही रहा है, बट इस एसएचएम को एक और तरीके से डिस्क्राइब कर सकता हूं, एंड दैट इज द एम्पलीट्यूड, है ना. तो एम्पलीट्यूड के लिए क्या होना चाहिए? ये जो इनिशियल वेलोसिटी दिया है, जो इनिशियल वेलोसिटी हमने दिया है, यही मीन पोजीशन होगा, है ना. तो यही हाईएस्ट वेलोसिटी होगा. हाईएस्ट वेलोसिटी मतलब होता है मीन पोजीशन पे, और मीन पोजीशन होता है a ओमेगा से. So therefore I can also write v naught is equal to a omega is equal to a into omega. Omega is this bl by under root of m capital. तो इससे क्या होगा ना, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या है, and that is v naught into under root of ml, ठीक है ना, and that is v naught into under root of ml by b. ठीक है, एक बार देख लो. So therefore with the help of a capacitor we are getting a different kind of a motion. With the help of inductor we are getting a different kind of motion, and we have already discussed what happens, let's say if there is a resistor. तो रेजिस्टर होगा तो क्या होगा, उसके ऊपर तो हमने काफी डिस्कस किया है. उसमें टर्मिनल वेलोसिटी, है ना, और स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग डिस्टेंस वगैरह कई सारी चीजें किया हमने रेजिस्टेंस के साथ, और भी तमाम चीजें किया है. और आज हमने कैपेसिटर के साथ भी डिस्कस किया, और अभी हमने इंडक्टर के साथ डिस्कस किया. इंडक्टर के साथ अगर मान लो मैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट ऑफ कर देता हूँ, इन दैट केस जो उसका मोशन बनेगा दैट विल बी अ एसएचएम. ठीक है, तो ये चीज बनेगा एसएचएम विद टाइम पीरियड ऑफ दिस. और अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ v नॉट दे दोगे, इन दैट केस दिस इज व्हाट इज. ठीक है, एक बार चेक कर लो, एनी क्वेरी वी कैन डिस्कस.
as no query is coming up, तो like I presume that is understood now. तो रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर का के वजह से जो ईएमएफ जनरेशन का जो फॉर्मुलेशन होता है, नाउ दैट्स ऑल डन. नाउ वी विल मूव ऑन टू समथिंग एल्स. प्लस हमने सेल्फ इंडक्टेंस के वो सब भी किया, आरएल वगैरह इस तरह से. उसमें ग्रोथ सर्किट, डीके सर्किट वगैरह. ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ. अब एक दूसरा क्वेश्चन है. क्वेश्चन सुनो अच्छे से. सपोज मेरे पास एक रॉड है, वर्टिकल प्लेन, और एक ऐसे करके अरेंजमेंट रखा गया. रॉड का मास और लेंथ एल गिवन है, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से सपोज घूम रहा है. तो ये जो फिगर है ना, ये वर्टिकल प्लेन पे है. ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन पे देख लो अच्छे से. और घूम रहा है ओमेगा से. और अभी रुको, इस पे ग्रेविटी भी ऐड कर रहा है, ध्यान रखना. ठीक है, तो मैं यहां से थीटा मेजर कर रहा हूं. अगर मान लो तुम चाहते हो, और साथ में वो सब भी अरेंजमेंट रखा हूं इसमें, तो वो अपना ये वाला कॉर्नर इससे जुड़ा हुआ है, और फिर ये वाला तो इससे जुड़ा हुआ है इस तरीके से आर रेजिस्टेंस के साथ. तो दैट्स मोर लेस द सर्किट. हमें द सर्किट दिया है सो दैट वी कैन स्टडी दैट आल्सो. ठीक है ना. अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज दैट दिस रॉड इज गोइंग टू आल्सो मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. यानी जैसे रॉड ऐसे होंगे ना, तो वो उसका टेंडेंसी डाउन का होगा, मतलब और तेज मूव करने का होगा, क्योंकि ग्रेविटी उसको हेल्प करेगा, टॉर्क लगाएगा. देयरफॉर अगर तुम चाहते हो कि रॉड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमे, इन दैट केस मुझे एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, टाइम वेरिंग टॉर्क लगाना पड़ेगा, सो दैट दिस हैपेंस. तो यू टू फाइंड आउट एक्सटर्नल टॉर्क tau at any time t. Tau at any time t, the rod starts from here and moves with constant angular velocity omega. That omega is supposed to be maintained constant. देखो, अगर तुम फ्री टू मूव करके छोड़ दो, तुम खुद कुछ ना करो, तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हो नहीं सकती. क्यों? क्योंकि अगर मान लो जैसे ही ओमेगा होगा, तो ऑब्वियसली फिर करंट भी होगा, मतलब ईएमएफ भी होगा, फिर करंट भी होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस भी है. तो करंट के चक्कर में क्या होगा ना, कुछ टॉर्क भी होगा, और जो ग्रेविटी है वो भी एक टॉर्क दे रहा है. तो सब वेरिएबल होगा, क्योंकि एंगल जैसे से बदलेगा तो ग्रेविटी टॉर्क का भी वैल्यू बदलेगा. तो देयरफॉर एक टाइम वेरिंग टॉर्क तुमको लगाना पड़ेगा. फाइंड टाउ एक्सटर्नल टॉर्क रिक्वायर्ड सो दैट दिस रॉड कैन मूव विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है ना. टाउ टी रिक्वायर्ड so that the rod moves with constant omega. चलो go ahead. अरियंत इज आस्किंग प्रीवियस क्वेश्चन में डीवीडीटी को अगर बी आई एल बाई एम करें, हाँ ठीक है, लेकिन वो जो आई है ना वो वेरिएबल, और आई को अगर हम बीवीएल बाय आर करें, नहीं आई बीवीएल बाय आर नहीं होगा ना, क्योंकि इंडक्टर भी उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है. तो यू कैन नॉट राइट द आई एज बीवीएल बाय आर. वो इंडक्टर इन्फ्लुएंस और वो सब मिला जुला के होगा. ठीक है.
और इनफैक्ट उस सर्किट में ध्यान से एक चीज और देखा होगा रियंत, इज दैट मैंने रेजिस्टेंस दिया ही नहीं है, देयर वाज नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट। रेजिस्टेंस नहीं हो सकता, वो आइडियल केस लेके करना पड़ेगा, अदरवाइज तो एसएचएम भी नहीं होगा, फिर तो अदरवाइज डैम्प होने लगेगा, फिर रेजिस्टेंस से एनर्जी निकलने लगेगा, देन इट विल बिकम डैम्प। चलो ठीक है, स्टार्ट दिस क्वेश्चन। हमें देखो इस केस में ना सिस्टम में कांस्टेंट टॉर्क से काम चलेगा नहीं, सिस्टम में वेरिएबल टॉर्क ही देना पड़ेगा। उसके पीछे रीजंस है, तो जरा पहले इसको एक्सप्लोर करो। मैंने पहले ही बोल दिया वर्टिकल, ये देखो मैंने ग्रेविटी दिखाया भी है, ये देखो जी, मैंने ग्रेविटी का वो भी दिखा रखा है, देखो जी डाउनवर्ड्स है और वर्टिकल प्लेन है, तो देयरफॉर ग्रेविटी आल्सो हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट ऑब्वियसली। ठीक है ना, इसलिए एक बार दोबारा वर्कआउट करो इसको। ओके, अब कुछ आंसर आए हैं, दैट इज p स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर l क्यूब बाय 4r प्लस mg l बाय 2 sin ओमेगा t। ठीक है, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन आएगा, लेट मी चेक। पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर ये रॉड ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो देयरफॉर एक मैग्नेटिक टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज तो जनरेट, और वो कैसे निकालोगे, तो याद करके देखो, पावर के एक्सप्रेशन से निकाले। तो जैसे फोर्स निकलता है पावर अपॉन वेलोसिटी से, ऐसे टॉर्क निकलेगा पावर अपॉन एंगुलर वेलोसिटी से, यानी ओमेगा से। दैट्स व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। तो पावर कितना होगा, तो हमें पता है ईएमएफ होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज द पावर जनरेटेड, और वो पावर हो जाएगा इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा, उससे टाउ आ गया, इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा, तो ये टाउ आ गया। लेकिन ये जो टॉर्क है ये नेट टॉर्क नहीं है, ये सिर्फ मैग्नेटिक वाला टॉर्क, ध्यान रख, ठीक है। तो देयरफॉर टाउ कितना हो जाएगा, है ना, तो टाउ हो जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L4 बाय 4 ओमेगा। ये टॉर्क आ गया। ये कौन सा टॉर्क है, ये है मैग्नेटिक टॉर्क, ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक टॉर्क। भाई, और क्योंकि थीटा एंगल पे है, तो लाइक थीटा एंगल पे अगर देखते हो, तो थीटा मतलब होता है थीटा इज ओमेगा टी ऑफ कोर्स, अगर थीटा एंगल पे तो यहाँ पे ग्रेविटी टॉर्क भी लगेगा mg। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ग्रेविटी टॉर्क उसको असिस्ट करेंगे, है ना, तो ग्रेविटी टॉर्क उसको असिस्ट करेंगे, लेकिन मैग्नेटिक टॉर्क उसको अपोज करेंगे। तो देयरफॉर जो इसको नेट टॉर्क बनेगा वो है mg माइनस दिस, तो वो जो अपोजिंग टॉर्क है उसको अपोज करना है, और नेट टॉर्क को, सॉरी नेट टॉर्क जो है उसको अपोज करना, तो नेट टॉर्क क्लॉकवाइज में कितना बन रहा है, सो नेट क्लॉकवाइज टॉर्क that this system will experience. So the net clockwise torque that this system will experience will be equal to how much? Now equal to gravity torque minus magnetic torque. तो gravity torque कितना होगा? तो ये देखो, ये mg into l by 2, और ये थीटा है तो ये साइन थीटा, है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो mg l by 2 into साइन थीटा, थीटा मतलब ओमेगा into साइन ओमेगा माइनस ये वाला, this is the net clockwise torque experienced, ठीक है। तो therefore मुझे अगर इसके ओमेगा को कांस्टेंट मेंटेन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इतना ही टॉर्क मुझे एंटी क्लॉकवाइज देना। अब इसमें प्लस माइनस हो सकता है, कैसे,
तो खुद सोचो, अगर मान लो ओमेगा बहुत कम है, खुद सोचो जरा कि अगर ओमेगा का वैल्यू बहुत कम होता है, ओमेगा, इन दैट केस क्या होगा ना, ग्रेविटी का टॉर्क भारी पड़ सकता है कभी ना कभी। इन दैट केस ग्रेविटी का टॉर्क ज्यादा हो जाएगा, तो इन दैट केस नेट टॉर्क क्लॉकवाइज हो गया, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज देना पड़ेगा, तो वो चीज, ठीक है। तो therefore now I will say therefore net anti-clockwise torque required, है ना। So the net anti-clockwise torque required will be equal to what, T1 by external agent. Yeah, have a look. ठीक है, अच्छे से देखो। तो एक्सप्रेशन आ गया वैसे तो, कुछ कुछ मैं देख रहा हूँ, एम जी, ओके। सो मैं सेट की टॉर्क का इक्वेशन एक्सप्लेन कर दो, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, mgl by 2 sin omega t minus b square omega l b square l cube by omega। अच्छा l cube क्यों कर दिया बेटे? अच्छा वो एक्चुअली नहीं नहीं, ये r अलग है, ये l अलग, ये रेडियस नहीं है, ये रेजिस्टेंस, इसलिए वो कटेगा नहीं, तो वो थोड़ा सा देख लो, हल्का सा एक्सप्रेशन में वो l क्यूब आ, चलो कोई नहीं l4 होगा, तो दैट इज ओके। आई मीन सो में आज की मैं टॉर्क कैसे आ रहा है ना, देखो एक टॉर्क तो मैग्नेटिक आता है, वो तो निकालने का तरीका मालूम ही है, p बाय ओमेगा, ये देखो p बाय ओमेगा, दिस इज p इज टाउ ओमेगा, तो इससे टाउ आ गया p बाय ओमेगा, देखो यार, तो एक ओमेगा तो कैंसिल कर दो, चलो ये वाला, तो b स्क्वायर ओमेगा आ गया, तो यहाँ पे भी वही कर दो, आई थिंक मैं ही भूल गया, ठीक है ना। ये हो गया मैग्नेटिक टॉर्क, और जैसे जैसे रॉड ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो दैट केस ग्रेविटी का टॉर्क भी आएगा, तो ग्रेविटी का टॉर्क क्या आएगा, weight into, that is mg into perpendicular distance, and perpendicular distance in this case is what, l by 2 sin theta, तो mg into l by 2 sin theta, और थीटा क्या है ओमेगा t, तो वो तो वेरी करेगा, जैसे एकदम इनिशियली जो है ना ग्रेविटी का टॉर्क आएगा ही नहीं, तो इनिशियली ग्रेविटी का टॉर्क 0, लेकिन मैग्नेटिक टॉर्क आएगा क्योंकि कांस्टेंट ओमेगा से घुमाना, तो उस मैग्नेटिक टॉर्क के कारण, उस मैग्नेटिक टॉर्क के कारण ये बने, and that is b square omega l4 by 4r। प्लीज हैव अ लुक, देख लो अच्छे से। Is that okay ना, जैसे क्लियर हो गया फिर, चलो there is one more thing that I would like to discuss, and that is, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इस केस में क्योंकि रॉड क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसलिए एक टॉर्क हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, दैट इज द मैग्नेटिक टॉर्क, लेकिन ग्रेविटी का वेरी करता रहेगा, वो अपने आप प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास साइन ओमेगा टी वाला एक्सप्रेशन, तो साइन ओमेगा टी अपने आप, साइन ओमेगा टी अपने आप जो है ना, कभी प्लस हो जाएगा कभी माइनस होगा, एंड अकॉर्डिंगली इट विल एडजस्ट, सो डोंट वरी ऑन दैट, ठीक है। देख लो, चलो, सो दैट वाज अबाउट योर वन ऑफ द केसेस। एक और केस में दे रहा हूं, इज दैट सपोज एक रॉड है, ये रॉड का मास m है और लेंथ l है, और ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है, ये जो रॉड है ना,
ये एक कंपाउंड पेंडुलम की तरह ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हो. दिस रॉड इज सपोज ऑसिलेटिंग लाइक ए कंपाउंड पेंडुलम. ठीक है. इस वक्त एट t is equal to 0 it is having an angular velocity of omega naught. At t is equal to 0, the angular velocity of rod is equal to omega naught. ठीक है. अब पता क्या है कि अगर मान लो रॉड को तुम फ्री टू ऑसिलेट छोड़ दोगे, ठीक है ना, अगर रॉड को तुम फ्री टू ऑसिलेट छोड़ दोगे तो फिर पता क्या होगा, इट विल गो ऑन ऑसिलेटिंग लाइक दिस. चलो ये तो इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. लेकिन इसमें कैच दे दी. क्या कैच है मालूम है? कि इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी डाल दिया, एक सर्किट भी डाल दिया, रेजिस्टेंस भी अटैच कर दिया, सब कुछ कर दिया. रॉड का लेंथ L है और मास M है, ये ध्यान रखना. अच्छा आप सुनो, ये पहले ऑसिलेट कर रहा था, ठीक है. नाउ माय क्वेश्चन इज दैट अगर मान लो उसी तरीके से अभी भी ऑसिलेट करना है, अगर उसी तरीके से अभी भी ऑसिलेट करना है विदाउट एनी चेंज, इन दैट केस तुमको एक वेरिएबल टॉर्क लगाना पड़ेगा. सो नाउ फाइंड वेरिएबल external torque required to maintain the previous oscillation. चलो go ahead. अगर मान लो तुमको प्रीवियस ऑसिलेशन मेंटेन करना है, in that case तुमको एक वेरिएबल टॉर्क देना पड़ेगा. क्यों? अदरवाइज क्या होगा ना, इस केस में डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाएगा. Why? Because as the rod will oscillate, it is also going to have some angular velocity. और अगर इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी है तो ईएमएफ भी जनरेट होगा. हो गई. तो अगर ईएमएफ जनरेट होता है तो इसमें पावर वेस्टेज भी होगा. क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस भी है. तो पावर वेस्टेज होगा तो इसका जो पावर है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा. सो देयरफॉर इट विल अंडरगो या सफर डैम्प्ड ऑसिलेशन. यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड और वो सब रेजिस्टेंस के अंदर डाल दो तो इन दैट केस का ऑसिलेशन ऐसे हो जाएगा. एंड देन इट विल स्लोली रिड्यूस एंड देन फाइनली कम टू रेस्ट. तो क्वेश्चन ये है कि एक्सटर्नल टॉर्क ऐसे क्या दिया जाए जिससे कि ये अपना ऑसिलेशन कंटिन्यू करे. इस वक्त ओमेगा नॉट इसका एंगुलर वेलोसिटी ये दिया हुआ है. चलो गो अहेड. Ayanjan, you are right, and that is previous oscillation मतलब जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तब तो अपना नेचुरल ऑसिलेशन कर रहा था, है ना. तो previous natural oscillation. Now I think the question is has more clarity. इस केस में ना इसके कुछ वो बनेंगे, तो पहले तो इसका वो निकालना पड़ेगा ओमेगा. तो ओमेगा तो देखो, तो इसका तुम्हें पता है ना कि k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय lg ये होता है इसका टाइम पीरियड, है ना. तो दैट इज व्हाट द टाइम पीरियड इज. इसका ओमेगा हो गया इक्वल टू अंडर रूट ऑफ lg बाय k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. अब k स्क्वायर कितना होता है? रॉड का क्या होता है? l स्क्वायर बाय 12.
ठीक है ना, और यू नो प्लस एल स्क्वायर बोलते हैं एल बाई टू का होल स्क्वायर, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द ओमेगा। तो ओमेगा हो जाएगा इक्वल टू एल कैंसिल कर देता हूं, तो 1/12 प्लस 1/4 इज 1/3, यानी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3g/l। ठीक है, ये हो गया इसका ओमेगा। तो देयरफॉर अगर मैं इसका वो ड्रॉ करता हूं, क्या बोलते हैं ऑसिलेशन का थीटा, एनी थीटा आई मीन, तो थीटा विल बी थीटा नॉट into sin omega t, where omega is basically this one। इससे क्या होगा ना, एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, है ना। Now we can also find out with the help of this angular velocity। तो omega will be equal to d theta by dt, ठीक है ना, omega will be equal to d theta by dt is equal to theta naught into omega। मतलब लेकिन ये ना, ये ओमेगा अलग चीज है, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो वो अलग चीज है, और कहीं मिक्स अप ना हो जाए, तो लेट्स डू दिस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू d थीटा अपॉन dt, यानी थीटा इनटू ओमेगा इनटू cos ओमेगा t। देख लो अच्छे से, ठीक है। तो दैट्स द एंगुलर वेलोसिटी d थीटा dt, थीटा नॉट ओमेगा cos ओमेगा। अब इसका जरूरत क्या है ना, इससे ईएमएफ निकलेगा, तो ईएमएफ आ जाएगा इक्वल टू हाफ p ओमेगा, ओमेगा मींस ये वाला थीटा नॉट ओमेगा इनटू cos ओमेगा t इनटू l स्क्वायर। इससे पावर आ जाएगा e स्क्वायर बाय r, तो p इज इक्वल टू e स्क्वायर बाय r, यानी इसी का स्क्वायर, यानी b स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर, और ओमेगा बोलते ये वाला, तो यानी 3g/l, तो लिख सकते हो इनटू 3g/l, है ना, थीटा नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और cos स्क्वायर ओमेगा t। चलो ये ना बहुत कम जगह है, okay, the power or the torque will be equal to p by omega। तो p by omega बोलते ये वाला ओमेगा, अब ये थोड़ा ओमेगा के साथ ना मिक्स अप हो रहा है, ये ध्यान रख। तो p क्या होगा ना, हाफ b ओमेगा, ये वाला ओमेगा। Let's write angular velocity, angular frequency as some kind of omega naught, ये ठीक रहेगा, नहीं तो ना ये बार बार कंफ्यूज करेगा, और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा, ठीक है। तो हाफ b ओमेगा l स्क्वायर बाय r, तो e स्क्वायर बाय r इज द पावर, और टाउ हो जाएगा p बाय ओमेगा, देख, ठीक है। तो ये आ गया टाउ, ये हो गया टॉर्क। तो ये जो टॉर्क आ रहा है, ठीक है ना, ये टॉर्क आ रहा है उसका मैग्नेटिक वाला, है ना। साथ में अगर इसका थीटा देखते हो, उसके वजह से भी टॉर्क आएगा। अच्छा, क्योंकि ये इधर जा रहा है लेट से, तो इसका मैग्नेटिक टॉर्क कैसे, और इसका जो ग्रेविटी टॉर्क आएगा वो भी ऐसे ही आएगा, यदि आप दोनों को ऐड करेंगे, तो जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो उसको अपोज कर, ये ध्यान रखना, यानी नेट एक्सटर्नल टाउ एक्सटर्नल रिक्वायर्ड, दिस इज टाउ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये टाउ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड आ गया, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज दिस, और ओमेगा नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको मैंने अलग से लिखा कि नहीं तो ना, नहीं तो कंफ्यूजन का स्कोप हो रहा था, इसलिए मैंने क्या, तो टाउ एक्सटर्नल रिक्वायर्ड इज व्हाट ना, इक्वल टू टाउ मैग्नेटिक फील्ड प्लस टाउ ड्यू टू एमजी, तो क्या आ जाएगा, तो टाउ मैग्नेटिक फील्ड आ गया हाफ बी ओमेगा, और दिस ओमेगा इज दिस थीटा नॉट ओमेगा नॉट, थीटा नॉट ओमेगा नॉट cos ओमेगा t होल स्क्वायर, नहीं, हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, ठीक है ना, का होल स्क्वायर बाय ओमेगा, तो एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो
प्लस टाउ ड्यू टू mg। mg का क्या हो जाएगा, mg इंटू L/2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो मैं एक काम करूं, चलो ठीक है, थीटा तो मालूम ही है, थीटा नॉट साइन ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट टी, ये हमें पुट कर, यानी साइन थीटा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। थोड़ा एक्सप्रेशन ही बड़ा है, मतलब अदरवाइज कंसेप्चुअली वही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं। ठीक है, अच्छा इसमें ओमेगा और ओमेगा नॉट का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस वो एक बात है। तो मैंने ओमेगा नॉट को कर दिया एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, वो टाइम पीरियड से निकला। तो टाइम पीरियड ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम हमें पता है 2 पाई इनटू अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय lg। तो k स्क्वायर इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, जो कि l स्क्वायर बाय 12 हो गया। तो इससे ओमेगा नॉट निकाल लिया 2 पाई बाय t करके अंडर रूट ऑफ lg बाय k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो lg तो lg है ना। ओ एक मिस्टेक और हुआ है, और वो है कि lg नहीं होगा, ये होगा l/2 into g। ठीक है ना, क्योंकि L इज नॉट लेंथ, L इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, सॉरी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ पे, तो ये L/2, तो वो LG के जगह में L/2 into G। ठीक है ना, ये वाला, ये थोड़ा ध्यान रखना। और k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, l स्क्वायर की जगह L/2 ठीक लिखा था मैंने, वो ये वाला भूल गया था। तो k स्क्वायर इज लाइक l स्क्वायर बाय 12 और l स्क्वायर की जगह L/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि L होता है distance between point of suspension and center of mass. I hope you remember L is the distance between point of suspension and center of mass. तो उससे ओमेगा नॉट आया, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। फिर उससे ओमेगा निकालेंगे कैसे है ना, पहले थीटा, थीटा जो थीटा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक है ना। अब एक और प्रॉब्लम भी है, यहाँ पे एक और ओमेगा नॉट भी लगा रहा बट चलो कोई बात नहीं, दैट्स लाइक ओके, ठीक है ना। तो ठीक है, चलो एनीवे, तो इसको कुछ ओमेगा डैश कर देता हूं। इसमें ना थीटा नॉट कैसे निकलेगा, तो थीटा नॉट इस तरीके से निकलेगा कि थीटा नॉट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू इसके इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा डैश। तो मैंने अभी फिलहाल सब कुछ थीटा नॉट वगैरह के टर्म्स में लिखा है, ठीक है ना, लेकिन इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा डैश, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन। तो थीटा नॉट, अच्छा ओमेगा नॉट तो निकल चुका है, थीटा नॉट अभी तक अननोन था, थीटा नॉट अभी तक अननोन था, पर वो भी अभी थीटा नॉट ओमेगा नॉट ओमेगा डैश के टर्म्स में निकाल। अब हमारे पास सब कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। दो टॉर्क यहाँ पे हैंडल करना पड़ रहा है, एक मैग्नेटिक टॉर्क जो कि ऑब्वियसली रोटेशन के खिलाफ, और इस बार जो ग्रेविटी का टॉर्क है वो भी रोटेशन के खिलाफ ही काम कर रहा है। सर वो 3G/2L हो जाएगा, कभी रोटेशन के खिलाफ काम करेगा तो कभी सपोर्ट भी करेगा, ठीक है ना, तो वो चीज। हाँ सर वो ओमेगा नॉट 3G/2L हो जाएगा। हाँ, तो ओमेगा नॉट जो है 3G/2L हो जाएगा, हाँ ऑब्वियसली वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो L/2 के जगह L/2 के वजह से, दैट इज डेफिनेटली देयर। और प्लस थोड़ा सा इसका फॉर्मेटिंग देख लो, क्योंकि एक्चुअली क्या ना, ये तो जनरलाइज क्वेश्चंस है, इसमें कोई वैल्यूज तो निकालना है नहीं। अब इसका बेसिक फॉर्मेटिंग देख लो कि दो टॉर्क्स हैंडल करना पड़ रहा है, एक है टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी और एक है टॉर्क ड्यू टू क्या बोलते हैं मैग्नेटिक वाला। ठीक है, देखो तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो रिक्वायर्ड होगा वो आ गया। एक्चुअली देखो इस क्वेश्चन में दो टाइप का चीजें पूछा जा सकता है। नंबर वन इज दैट यही ओमेगा अगर मेंटेन करना है तो क्या है उस तरीके से, और अगर मान लो प्रीवियस ऑसिलेशन, अगर प्रीवियस ऑसिलेशन मेंटेन करना है तो इन दैट केस इसका जरूरत नहीं, क्योंकि यही तो ऑसिलेशन कराएगा, तो इन दैट केस टाउ एक्स्ट्रा विल बी ओनली दिस। तो देखो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, तो कहीं पे तुमको सिर्फ ये वाला लेना है और कहीं पे इसको ऐड करके लेना, लाइक दैट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। हाँ एक चीज जरूर है कि अगर मान लो तुम एग्जैक्टली प्रीवियस ऑसिलेशन चाहते हो, तो दैट केस ग्रेविटेशन वाला रहने दो, फिर उसको न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, फिर इसको रहने दो, इसको हटा दो, फिर इसका जरूरत नहीं, फिर हम न्यूट्रलाइज कौन सा करेंगे, सिर्फ मैग्नेटिक टॉर्क वाला। तो ये चीज है, अब वो देख लेना। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, बाद में मैंने इसका स्कोप बढ़ा दिया
कि अगर मान लो कांस्टेंट ओमेगा नॉट से चाहते हो तो इन दैट केस तो यही आ गया, और अगर मान लो चाहते हो कि यू नो उसके ऑसिलेशन कंटिन्यू रहे तो इन दैट केस तो इसको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, इसको हटा दो, ओनली दिस हैज टू बी न्यूट्रलाइज्ड, दैट्स इट। ठीक है, अगर चेक कर लो, कुछ पूछना है तो बताओ। अरियत इन द मीनवाइल आस्क्ड कि यहाँ हमें ओमेगा कांस्टेंट क्यों नहीं रखना? ये वाला ओमेगा नहीं, देखो मैंने क्या बोला, अगर उस ओमेगा को कांस्टेंट रखना चाहते हो इन दैट केस तो फिर मैग्नेटिक टॉर्क के अलावा ग्रेविटेशन टॉर्क को भी न्यूट्रलाइज करना, तो फिर ये भी जोड़। और अगर तुम चाहते हो कि ऑसिलेशन तो वैसे ही चलता रहे जैसे चल रहा था, इन दैट केस ऑसिलेशन के ड्यूरिंग जो ग्रेविटी के अलावा जो टॉर्क व्हिच इज मैग्नेटिक टॉर्क, उस पार्ट को अगर न्यूट्रलाइज कर देंगे इन दैट केस तो ग्रेविटी वाला टॉर्क बच जाएगा, तो ग्रेविटी अपना काम करता रहेगा। प्रॉब्लम क्या होता है, जब तुम कुछ नहीं करोगे तो ग्रेविटी टॉर्क को जो है अपोज करेंगे मैग्नेटिक टॉर्क, और धीरे धीरे देखना ये चीजें खत्म हो जाएंगे ऑसिलेशन। ठीक है ना, वो रेजिस्टेंस से पावर डिसिपेट होता जाएगा और वो खत्म होता जाएगा। और अगर तुम ग्रेविटी टॉर्क को न्यूट्रलाइज कर दिए, सॉरी मैग्नेटिक टॉर्क को अगर न्यूट्रलाइज कर दिए तो इन दैट केस ग्रेविटी अपना रोल प्ले करता रहेगा एज यूजुअल। ठीक है ना, तो देयरफॉर क्वेश्चन के सेटिंग के ऊपर है। आई हैव गिवन द आंसर टू बोथ ऑफ द टॉर्क्स, वन इज ग्रेविटी टॉर्क एंड द अदर इज मैग्नेटिक टॉर्क। अगर ऑसिलेशन कंटिन्यू करना चाहते हो तो इसी को दो, ये मत दो, क्योंकि ये तो रहने दो, बल्कि इसका तो रोल अपना प्ले करने दो, ये चीज। ठीक है, so I think that's it for today. We will continue in the next class, that is tomorrow. Hopefully by tomorrow we will be more or less through with this chapter. Yeah, maybe एक आध दिन लग जाए तो I don't know. That we'll see. So with that we will almost come to the end of the chapter, and then we will begin the next chapter, that is on alternating current, and that is AC. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। Have a good day.